हेलो बच्चा लोग मेरे, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई। आज की ये जो हमारी क्लास है, आज हम लोग जो बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं ना, आज उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि अभी तक आपने जो टॉपिक पढ़े हैं वो आपका तैयार है या फिर नहीं तैयार है। जैसे क्या है, मैंने टॉपिक के बाद भी क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन तब उसमें क्या होता था कि सिर्फ आपके जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसी के क्वेश्चन रहते थे। लेकिन आज इस सेशन में क्या है, जितने टॉपिक अभी तक आपने पढ़े हैं उन सारे टॉपिक के मिश्रित प्रश्न हैं इसमें। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट हो जाइए और देखते हैं कि आज आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ये चीज आप जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किया है, और गलत अगर हुआ है आपसे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आंसर भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर वो प्रश्न गलत हुआ है आपका तो क्यों गलत हुआ है ये भी जरा आप सोचने की कोशिश करिएगा, और हाँ, फिर वो गलत नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया है, आपसे पूछा है कि रा व्यंजन कहलाता है। विकल्प दिया है, उच्छिप्त कहलाता है, पार्श्विक कहलाता है, ऊष्म कहलाता है या फिर लुंठित कहलाता है। फटाफट आंसर बताइए सारे बच्चे। जो हमारा रा व्यंजन है वो क्या कहलाता है? यस, अगर हम रा व्यंजन की बात करते हैं तो हमारा जो रा व्यंजन है वो क्या है, वो लुंठित, कंपित या फिर प्रकंपित कहलाता है ना। जैसे देखिए, इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बातें करें, रा व्यंजन लुंठित व्यंजन कहलाता है। लुंठित वर्ड किसे कहते हैं? जिस वर्ड के उच्चारण में जीभ लुढ़कती है, यानी कि जो आपका जिह्वा है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा वाइब्रेशन अगर हो रहा है, जैसे आप बोलेंगे र में, देखिए जब आप र बोल रहे हैं थोड़ा सा जो हमारा जिह्वा वो लुढ़क रही है कि नहीं, थोड़ा सा उसमें कंपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसे ही लुंठित वर्ड कहते हैं। हिंदी का व्यंजन जो लुंठित व्यंजन है वो कौन सा है? तो रा जो है इसे हम लुंठित, कंपित या फिर प्रकंपित व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्लियर पॉइंट्स? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है कि दंत ध्वनि नहीं है। ता नहीं है, था नहीं है, दा नहीं है या फिर डा नहीं है। दंत, कौन सा ध्वनि है जो दंत नहीं है? यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यहाँ पे क्या है? यस, हमारा जो डा है। ता वर्ग के जितने वर्ण हैं हम देखते हैं थोड़ा इनके बारे में। अगर हम बात करते हैं, दंत ध्वनि नहीं है, कौन है? डा है। डा कौन सी ध्वनि के अंतर्गत आता है? तो मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। मतलब अगर आपसे पूछा गया होता उस प्रश्न में कि कौन सा ध्वनि है या कौन सा वर्ण है जो मूर्धन्य है, तो आप डा बताते। ठीक, टा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, टा, ठा, डा, ढ, जीवा क्या होता है, पलट कर पीछे जाती है और तालू का जो पिछला भाग होता है ना बच्चे मेरे, उसको स्पर्श करती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। तो क्या कहा गया है कि डा जो है वो मूर्धन्य है। दंत ध्वनि क्या है? ता वर्ग के जितने वर्ण होते हैं, ता, था, दा, धा, ठीक है, ये सारे क्या है? ये आपके जो है दंत वर्ण है। दंत ध्वनियां वो होती हैं जिनके उच्चारण में जीभ दांतों के पिछले भाग को छूती है। आप अगर ता, था, दा, धा ना बोलेंगे तो जो हमारा जिह्वा है वो दांत के पिछले वाले भाग को स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दंत ध्वनि कौन सा नहीं था? डा नहीं था। बहुत बढ़िया, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। माँ किस प्रकार का वर्ण है? माँ, दंतोष्ठ, अनुनासिक, ओष्ठ या फिर दंत? ये सब तो आप ऐसे ही कर ले जाओगे, है कि नहीं? मैं पता है आपका सारा तैयार है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, कितने भी प्रश्न आपके हो जाएंगे। जितने प्रश्न गलत होंगे वो जरूर बताइएगा कि ये प्रश्न गलत है। थोड़ा हम भी तो देखें हमारे बच्चे की तैयारी कैसी चल रही है सबकी। यस, देखो, माँ, माँ वर्ग के जितने वर्ड आते हैं, आप बोलेंगे पा, फा, बा, भा, मा, किसका प्रयोग कर रहे हैं आप? ओष्ठ का प्रयोग कर रहे हैं ना, यानी कि हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो कौन सा सही होगा बच्चे मेरे? सी विकल्प सही होगा ना। यहाँ पे देखिए, माँ का वर्ण क्या है? ओष्ठ है। ठीक, पा वर्ग, जिन वर्णों के उच्चारण में ओठ या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ओठो, मतलब ओष्ठ क्या है? वो तत्सम शब्द होठो उसको बोलते हैं, वो तत्भव है। ठीक है, होठों से किया जाता है उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे अगर हम स्वर की बात करें तो उ, स्वर में उ ओष्ठ वर्ण है ना, और पा वर्ग के जितने वर्ण होते हैं, पा, फा, बा, भा, मा, ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं बच्चा?
ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। डन ना? गुड, बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अनुस्वार के बारे में कौन सा कथन ठीक है? अनुस्वार जान रहे हैं ना? ऐसे पूछा है कि भाई उसके बारे में हम आपको 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही है। अनुस्वार स्वर की सहायता के बिना बोला जा सकता है। अनुस्वार शुद्ध व्यंजन है। अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में अंतर नहीं है। अनुस्वार स्वर और व्यंजन के बीच आने वाली नासिक ध्वनि है। अनुस्वार के बारे में कौन सा कथन है जो ठीक है? यस, गुड। देखो, अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं? अंग, अंग को अनुस्वार कहते हैं ना। तो भाई अनुस्वार ना तो शुद्ध व्यंजन है, क्योंकि वो तो स्वर और व्यंजन से मिलकर बनता है। ठीक है, अनुस्वार अनुनासिक के उच्चारण बिल्कुल अंतर होता है। अनुनासिक किसको बोलते हैं? चंद्र बिंदु को बोलते हैं। और अनुनासिक क्या बोलते हैं? वो बिंदी वाले को, अंग को बोलते हैं। ठीक, अनुस्वार स्वर और व्यंजन के बीच आने वाला नासिक ध्वनि है। नहीं भाई, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? कि अनुस्वार स्वर की सहायता के बिना बोला जा सकता है, मतलब मिलकर तो वो स्वर से ही बनता है, लेकिन उसके बिना इसको क्या किया जाता? बोला अंग, अंग ना के उच्चारण में हो रहा है ना, तो अनुस्वार जो है वो स्वर के सहायता के बिना बोला जा सकता है। तो हमारा जो विकल्प सही है वो कौन सा? ए वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए देखते हैं थोड़ा इनके बारे में। अनुस्वार के बारे में कथन, अनुस्वार स्वर की सहायता के बिना बोला जा सकता है, ये ठीक है। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ क्या है? अनु, स्वर अर्थात स्वर के बाद आने वाला। दूसरे शब्दों में अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसीलिए इनकी जो ध्वनि होती है वो किससे निकलती है? नाक से निकलती है। इसीलिए अनुस्वार को हम लोग क्या कहते हैं? नासिक ध्वनि भी कहते हैं। क्लियर हुआ ना? और अयोगवाह की अगर हम बात करते हैं तो हमारी हिंदी में 2 अयोगवाह होते हैं। कौन कौन से? एक अंग होता है और दूसरा हमारा बच्चा कौन होता है? आहा होता है। डन ना? पता है मुझे, सब आ रहा है आप सभी को, है कि नहीं? अगला बताइएगा, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं? यानी कि जो जितने वर्ण हैं उनको, उनके कितने प्रकार हैं? जल्दी से 4 3 1 2। यस, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो 2 है। ठीक है, वर्ण के कितने रूप होते हैं? तो भी 2। एक क्या हो जाता है? मुक्ताक्षर, एक बंधाक्षर। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि जो आपका आ से लेकर अंगा तक जो वर्ण है, ज्ञा तक, वो कितने प्रकार में होते हैं? तो 2 प्रकार में। आइए थोड़ा सा इनको देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि को वर्ण कहते हैं। प्रश्न कभी भी यहाँ पे अगर आपसे ये भी पूछ लेता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहते हैं, तो आप ध्वनि बताएंगे। लेकिन यही प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहते हैं, और आपके विकल्प में ध्वनि और वर्ण दिया रहेगा बच्चा मेरे, तो आप वर्ण पे टिक करेंगे। लिखित इकाई आपका क्या है? वर्ण है। लेकिन सबसे छोटी जो मौखिक इकाई है या सबसे छोटी इकाई जो भाषा की है वो क्या है बच्चे मेरे? ध्वनि होता है। ठीक है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। जो वर्ण का एक व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला के कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण माने जाते हैं। इनमें इनको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। डन? किसी को कोई परेशानी? डन ना? चलो बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं। पीड़ा शब्द का विशेषण रूप चुनना है। पीड़ित, पीड़ी, पीड़े, पीड़ाइत। पीड़ा शब्द का विशेषण रूप का चुनाव करना है आपको। पीड़ित होता है, पीड़ी होता है, पीड़े होता है, या फिर पीड़ाइत होता है? विशेषण जान रहे हैं ना आप सभी? यस, तो विशेषता बताता है। किसकी विशेषता?
संज्ञा और सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं हमारी हिंदी में उसे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कभी भी पूछा जाए विशेषण जो विशेषता बताते हैं वो किसकी बताते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम की। तो पीड़ा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, पीड़ा हमारा एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, और क्या हम बोलेंगे, हम पीड़ा व्यक्ति थोड़ी ना बोलेंगे, हम पीड़ित व्यक्ति लिखेंगे ना। तो हमारा कौन सा ए वाला जो विकल्प हो जाएगा बच्चा मेरे, वो राइट आंसर है। ठीक, यहाँ पे देखिए जैसे पीड़ा शब्द में इत प्रत्यय लगाकर हम क्या बनाते हैं, पीड़ित, पीड़ित बनाते हैं, और पीड़ित बन के वो क्या बनेगा, विशेषण आपका हो जाएगा। कभी भी याद रखिएगा कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द आपका विशेषण नहीं होता है। जब संज्ञा और सर्वनाम से हमें विशेषण बनाना तो उससे शब्द बनाए जाते हैं विशेषण के। ठीक, क्योंकि जो विशेषण होता है वो हमेशा किसकी विशेषता बताता है बच्चे मेरे, संज्ञा और सर्वनाम की। बताइए, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। आपसे पूछा है सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। सम्राट, सम्राट्री, सम्राट्रिन, सम्राज्ञी। तो पता है आप सभी को सारा आ रहा है। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, अब ये ना कह देना कुछ लोग की सम्राटी है, सम्राटरिन कह देना कि जो है क्या कहते हैं, डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टराइन कहा जाता है, वकील की पत्नी को क्लाइन कहा जाता है, होता है ना। हाँ, गुरु की पत्नी को गुरुआइन कहा जाता है, तो ये मत समझ लीजिएगा नहीं, सम्राटिन कहा जाता है। देखो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, सामग्री होता है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ओके, देखिए सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग शब्द सामग्री होता है। और क्या है, लिंग कितने होते हैं हिंदी में, हिंदी में सिर्फ 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत में 3 लिंग हो जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नापुंसक लिंग हो जाता है। हम लोग हिंदी में नापुंसक लिंग के बारे में नहीं पढ़ते हैं, तो अगर कभी भी अपवाद रहता है पुल्लिंग में तो वो स्त्रीलिंग में चला जाता है, और स्त्रीलिंग में अगर कभी भी अपवाद होता है तो वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, पुल्लिंग में चला जाता है। ठीक है, बाकी मैंने चैप्टर पढ़ाया ही है कि नहीं, समझदार हैं बच्चे मेरे की। चलो अगला प्रश्न बताओ जल्दी से। धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, धनवानी, धनवनी, धनवती, धनवती। धनवान शब्द का स्त्रीलिंग बताना है जल्दी से फटाफट। धनवानी, धनवनी, धनवती, धनवती। यस, क्या हो जाएगा, धनवान शब्द का स्त्रीलिंग धनवती हो जाएगा। यानी कि हमारा जो विकल्प सही है वो कौन सा, सी वाला विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, धनवान शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। कुछ शब्द जिनके अंत में वान या मान होता है उनका वो स्त्रीलिंग रूप हो जाता है। यानी कि पुल्लिंग शब्द में क्या करते हैं, वान या मान होता है, उसको क्या करते हैं, सॉरी, अगर किसी भी कोई भी पुल्लिंग शब्द दिया और उसके अंत में वान या मान है, ठीक है, वो पुल्लिंग रूप में होता है, और उसका अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है उस पुल्लिंग शब्द का, तो हम उसके अंत में वती या फिर मती प्रत्यय लगा देते हैं। और जब हम वती या मती प्रत्यय लगा देंगे बच्चा मेरे, तो वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, जैसे धनवान, धनवान क्या था, एक पुल्लिंग शब्द था, अब हमें स्त्रीलिंग में इसको बनाना था, तो हम इसके अंत में क्या कर रहे हैं, वती प्रत्यय के रूप में जोड़ दे रहे हैं। यानी कि धनवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, धनवती हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, समझ में आया। वान या फिर मान प्रत्यय है अगर किसी शब्द के अंत में, तो वो क्या है, पुल्लिंग है, और उसको अगर स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है तो बस उसके अंत में क्या है, वती या फिर मती प्रत्यय के रूप में आप जोड़ दीजिए, वो शब्द स्त्रीलिंग के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे अगला देखते हैं। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तपस्विन, तपस्विनी, तपस्वी, तपस्वनी। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तपस्विन, तपस्वनी, तपस्वी,
तपेश्वनी, यस यस, बहुत बढ़िया, गुड। देखो ऐसे ही दो तो ऐसे ही काट दोगे भाई, ये वाला हमारा अशुद्ध लिखा है, ये भी हमारा अशुद्ध लिखा है, तपस्वी होगा ही नहीं, जो तप करते हैं वो, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपका उसी के बारे में ही पूछा है, तपस्वी पुल्लिंग शब्द होता है, अब उसका स्त्रीलिंग पूछा है तो क्या हो जाएगा, तपस्वी नहीं होता, डन ना, सिंपल सा थोड़ा ऑप्शन पता है। एक बार और याद रख, एक बात और याद रखना मेरी, सही ऑप्शन से ज्यादा जरूरी होता है गलत ऑप्शन को काटना। अगर आपने गलत ऑप्शन को काट दिया ना तो सही ऑप्शन आपको ऐसे ही मिल जाएगा। और हिंदी में परेशान होने की जरूरत नहीं, हिंदी बहुत बढ़िया सा सब्जेक्ट है, एक बार समझ में आ गया तो ये मान के चलिएगा कि आपको पूरा का पूरा नंबर दिलाएंगे बच्चे हिंदी। अगर लेकिन जरा सा अगर वही है ना, जरा सा ये लगा अरे चलो हिंदी ही तो है, तो समझ जाइएगा फिर ले डूबेगा। और हिंदी एक बात और याद रखिएगा, जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कमेंट में कि बड़ा उनको कंफ्यूज कि क्या मैम इसके लिए ये है, क्या मैम इसके लिए, बच्चे हिंदी चाहे क्या है, चाहे वो भारत हो या विदेश की बात कर ले, विदेश में भी अगर हिंदी रहेगा ना तो यही यही सब आपको पढ़ना पड़ेगा, जो यही आपने 6 7 8 9 10 11 12 कहीं भी संज्ञा वही रहेगा, सर्वनाम वही रहेगा, क्रिया वही रहेगा, विशेषण वही रहेगा, तो इसको लेकर एकदम परेशान मत होइए। और मैं कोशिश कर रही हूँ ऐसा पढ़ाने के लिए ना कि आप समझिए कि कहीं से कुछ भी पूछा जाए, किसी भी एग्जाम को लेकर आपका वो सही हो जाए, तो ये मत परेशान हो, हिंदी कहीं परिवर्तित नहीं होता है, भारत हो या विदेश हिंदी सेम ही रहेगा, ये वाला कंफ्यूजन वाला मत रहिएगा। बहुत देखे इसका कमेंट कि मैम क्या ये हिंदी इसके लिए है या मैम हिंदी इसके लिए है, सेम है सब। ये देखिए यहाँ पे तपस्वी पुल्लिंग शब्द है, इसके अंत में इन्हीं प्रत्यय जोड़कर तपस्विनी बनेगा जो कि आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। अध्यापिकाएं, अध्यापिका, अध्यापिको, उपयुक्त में से कोई नहीं। अध्यापक शब्द का आपको स्त्रीलिंग बताना है, अध्यापिकाएं, अध्यापिका, अध्यापिको, उपयुक्त में से कोई नहीं। यस, ये तो इजी सा है, तो फ्री का नंबर है ना। अध्यापिका, बी वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए अध्यापक पुल्लिंग शब्द है, इसमें इका प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग में क्या बन जाता है, अध्यापिका बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, भयंकर, शुभंकर, रुचिकर, लाभकर। सही, कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। देखो भय से आपका भयंकर बना, रुचि से आपका रुचिकर बना, लाभ से आपका लाभ, ये सारे संज्ञा। लेकिन शुभंकर ये तो ऑलरेडी बेटा क्या है, ये आपका संज्ञा शब्द है, ठीक है, ये नहीं बना हुआ विशेषण है संज्ञा से, तो आपका ये वाला जो आपका है ये बी वाला वो आपका राइट आंसर हो, ठीक है। बाकी सारे जो हैं वो संज्ञा से बने हुए क्या है आपके विषय, मैंने अभी आपको बताया था ना कि कभी भी कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द आपका विशेषण नहीं हो सकता है, उस शब्द से जो बने हुए शब्द होते हैं वो आपके विशेषण। तो ये ऑलरेडी संज्ञा है तो ये विशेषण होगा ही नहीं, बाकी सारे संज्ञा से बने हुए क्या हैं, विशेषण है। क्योंकि शुभंकर, शुभंकर मतलब होता है अच्छा कार्य, शुभ कार्य, ठीक है। तो शुभंकर शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, अन्य शब्द जो दिए गए हैं वो सारे शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण का रूप पहचानना है, सप्ताह का विशेषण शब्द क्या होगा, सप्ताहिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक या फिर साप्ताहिक। विशेषण रूप पहचानना है सप्ताह का, ये तो इजी सा है ना, फटाफट कर लेंगे आप सभी, बिल्कुल सही। बी वाला क्या हो जाता है, सप्ताह का विशेषण शब्द क्या होता है, साप्ताहिक। इसका एरर भी बहुत पूछा जाता है कि कौन सा एक है जो कि आपका सही है, इसमें हमारा बी वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साप्ताहिक विशेषण शब्द है, इसका निर्माण सप्ताह शब्द से क्या है, हुआ है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, निम्न शब्दों में से विशेषण रूप पहचानना है, देहात का विशेषण शब्द बताना है। देहात, देहाती, दो हाथी, दो हाथ,
विशेषण का रूप पहचानना है देहात का। देहात व्यक्ति नहीं कह सकते हो ना, क्या कहते हैं? देहाती कहते हो ना। कौन सा वाला? बी वाला विकल्प। यस, बहुत बढ़िया। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। देहाती विशेषण शब्द है जो किससे बना है? देहात से बनता है। निम्नलिखित में से आगत या विदेशी शब्द कौन सा है? आगत शब्द यानी कि उसको हम विदेशी शब्द बोले, विदेशज बोले, आगत बोले, कोई भी नाम दे सकते हैं। आप सभी से पूछा है आगत या विदेशी शब्द कौन सा है? सरकार है, चंद्र है, छिद्र है या फिर ग्रंथि है? देखने से ही पता चल रहा है, गलत ही नहीं होगा मुझे पता है। यस, क्या है? सरकार। और चंद्र, छिद्र, ग्रंथि ये सारे जो है तत्सम शब्द हैं, ये आपके हो ही नहीं सकते विदेशी शब्द। तो सरकार जो है ये आपका विदेश। सरकार क्या है? फारसी शब्द है। फारसी का मतलब फायदा नुकसान। सरकार अच्छी है तो फायदा ही फायदा है, सरकार गड़बड़ हो गई तो नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, तो आपका क्या है? सरकार जो है, मैंने बताया ना, ट्रिक बताया ना, ट्रिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, फायदा नुकसान, फा से फारसी, फा से फायदा नुकसान। जबकि चंद्र, छिद्र, ग्रंथि ये सारे क्या है? आपके तत्सम शब्द हैं। अगला हमारा है संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? देशज, प्रांतीय, तद्भव या तत्सम। जो संस्कृत से अपनी लंबी यात्रा पूरी करते हुए हिंदी में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यस, बहुत बढ़िया। यस, तद्भव शब्द कहते हैं ना, तो बोलने में कोई परेशानी ना हो। जिस शब्द को बोलने में जान लीजिएगा जीवा लुढ़कने लगे, अड़ोसी पड़ोसी दुकानदार एक बार आपका मुंह देखने लगे, का भैया विदेश से आए हैं का, समझ जाइए वो तत्सम शब्द। और जिसको बोलने में वो फटाक से समझ जाए वो समझिए तत्भव शब्द। देखिए, संस्कृत से उद्दित या फिर विकृत होकर यानी कि परिवर्तित होकर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्भव शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? शिक्षाप्रद, स्वस्थ, परिचय या फिर संपन्न। देखिए, कभी भी विशेषण शब्द की पहचान करना ना, उसके बाद एक संज्ञा शब्द आप जोड़िए और देखिए कि क्या वो आ रहा है उसके साथ। अगर आ रहा है तो आपका वो समझिए वो विशेषण है, वो विशेषता प्रकट कर। अगर नहीं विशेषता प्रकट कर पा रहा है इसका मतलब वो आपका विशेषण। शिक्षाप्रद भी आपका विशेषण है, स्वस्थ भी आपका विशेषण, संपन्न भी है। इसका आप लगा के देखेंगे, जैसे बोलेंगे संपन्न व्यक्ति हैं भैया, संपन्न लोग हैं, कोनो यस्तेस। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति हैं भाई वो। अब कहेंगे शिक्षाप्रद जो है व्यवस्था है यहाँ पे, लेकिन आप ही कभी कहोगे परिचय व्यक्ति हैं, परिचित बोलोगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा? ये हमारा विशेषण नहीं है, बाकी सारे विशेषण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका परिचय विशेषण नहीं है, इससे परिचित जब बनेगा तो वो विशेषण शब्द बनेगा। बाकी आपका शिक्षाप्रद, स्वस्थ और संपन्न जो शब्द है ये सारे के क्या है बच्चे? ये सारे विशेषण शब्द है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। अगला बताइए, पेड़ से फल गिरा, इसमें कारक कौन सा है? करण है, अपादान है, संबंध है या फिर संबोधन है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षम पत्रम पताति। संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, बचपन का ये कारक है। यस, क्या हो जाएगा? अपादान कारक। जब दूर होने, तुलना होने, अलग होने, ठीक है, इन सब का जब बोध कराया जाता है तो वहां पे हमारा कौन सा हो जाता है? अपादान। और से शब्द हमारा करण में भी आता है, लेकिन क्या खास बात है करण और इनका? करण में जब से शब्द आता है तो वो हमेशा साधन के बारे में बोध कराता है, लेकिन यदि अलगाव के बारे में बोध होगा तो हम किस में बताएंगे? अपादान में बताएंगे। यस, देखिए यहाँ पे वाक्य में जिस स्थान से वस्तु के अलग होने का बोध होता है वहां अपादान कारक होता है। इसके लिए से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो से कारक होता है वो हमेशा अलगाव का बोध कराता है। जैसे पेड़ से फल गिरा, यानी कि पेड़ से फल क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका अपादान कारक हो जाएगा। मजा आ रहा है ना? प्रश्न सही हो रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं है जो पढ़े हैं वो आ रहा है ना फटाफट वाला, वही चीज करना है।
कहीं से आप कुछ भी तो पूछ के देखिए, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और ऐसा देखो अक्सर हम लोग के साथ होता है, ठीक है, मेरे साथ तो भाई अक्सर होता है, आप लोगों का पता नहीं। जब कभी भी एग्जाम के टाइम में ना, हम कोई भी ऐसा चीज होता है कि छोटा सा टॉपिक हो या कुछ ऐसा, और उसको हम छोड़ देते हैं, क्या यार छोड़ो जाने दो, ये नहीं आएगा। 110% वो एग्जाम में आ जाता था। और फिर क्या होता था, मतलब इतना दर्द होता था ना उस समय, इतना दुख होता था, लगता था बस क्षण से जो टूटा सपना, कौन वाला गाना है ना, कि बस बिखर गए हम, टूट गए हम। और कहीं अगर वो 5-7 नंबर का आ गया तो भैया सिर्फ क्या याद आता था, वो पेज नंबर याद आता था, वही याद आता था, हे भगवान पढ़ लिए होते तो। सेम चीज यही होता है बच्चे, मेरे साथ तो बहुत होता था। मतलब अगर गलती से पूरे टॉपिक को पढ़ लिया, कुछ नहीं छोड़ा है, इन गलती से अगर कुछ छोड़ दिया ना तो उससे पक्का प्रश्न आ जाते। और हो सकता था एक आध प्रश्न नहीं, हो सकता था एक आध 2-3 प्रश्न आ जाते थे। फिर तो लगता था बस धरती फट जाए और कुछ देर के लिए इसमें समा जाए, उसके बाद फिर निकल जाए। वो एक बार वो मिल जाता और पढ़ लेते उसको और सब लिख डालते। तो ऐसा करना ही नहीं है ना, इसीलिए भाई उसके बाद मैं तो एकदम प्रिपेयर होके जाती हूँ। अब तो मैं वही चाहती हूँ, एकदम प्रिपेयर होके जाइए, कहीं से भी युद्ध का कहीं से भी वो आए कि चलो ठीक है आप कहीं से तो दीजिए, हम एकदम तैयारी के साथ आए हैं। वही वाली बात मैं फिर बोलूंगी, इतनी तैयारी के साथ जाइए कि एग्जामिनर भी ये सोचने मजबूर हो जाएगा भाई पेपर दे कैसे दे, तो इनको नहीं आ रहा हो। भाई वो तो जान तो रहे होंगे नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा रहे कि फटाफट, मतलब कोई प्रश्न ऐसा रहे ही नहीं, वो 40 करना होता है ना, 10 छोड़ना वाला होता है ना, उसमें भी ऐसा रहे कि यार 10 कौन सा वाला छोड़े, ये तो सब आ रहा है। मतलब ऐसे कि चलो ठीक है हम आपके साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं, हम छोड़ दे रहे हैं, है ना, ऐसे वाला होना चाहिए। चलो आ जाओ अगला नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी या अंग्रेजी मूलक नहीं है, मतलब वो अरबी फारसी या अंग्रेजी का नहीं है। कलम, दाग, किला या फिर जल। यस, बहुत बढ़िया, गुड। देखो क्या है, कलम, दाग, किला, ये सारे अरबी फारसी के मूलक शब्द हैं, यानी कि हम इनको अरबी फारसी से लेके आए। लेकिन जो जल है, जल वो क्या है, वो संस्कृत मूलक है, वो तत्सम शब्द है। जल का क्या हो जाता है, पानी हो जाता है। ये हमारा क्या है, ये तत्सम शब्द है, बाकी सारे जो शब्द दिए हैं वो अरबी फारसी के क्या है, मूलक शब्द है। बहुत बढ़िया, आगे नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तीखा, अटारी, निकृष्ट, गहरा। बस वही वाला ट्रिक, जिसको बोलने में जीभ लड़खड़ा जाए एकदम, समझ जाइएगा वही तत्सम शब्द है। कौन से बोलने में जीभ लड़खड़ाया, हाँ भाई निकृष्ट। किसी को बोलने में तो जीभ, बाकी तीखा, अटारी, गहरा, इस सबको बोलने में जीभ लड़खड़ाया, बिल्कुल नहीं लड़खड़ाया, आसानी से बोल लिए। ठीक है, तो हमारा जो सी वाला विकल्प है वो राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए निकृष्ट तत्सम शब्द है, यहाँ तीखा का तत्सम तीक्ष्ण होता है। बोलेंगे ना, मम्मी अगर कभी तीखी सब्जी बनाई हो और बोल दे मम्मी बहुत तीक्ष्ण सब्जी आप बना देती हैं, बोलेंगे क्या, कह दो अरे भैया बहुत तीखा बना देती हैं, समझ जाएंगी। अटारी का क्या, अट्टालिका, बोलोगे जा रहे हैं अट्टालिका पे। गहरा का क्या हो जाता है, गंभीर। ठीक है, ये हमारा निकृष्ट क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द। अगला देखते हैं, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं, चाकू। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है, चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं, चाकू। यस, पता है चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। हमारा डी वाला जो विकल्प हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए चाकू शब्द का बहुवचन क्या है, चाकू ही है। जैसे आंसू का बहुवचन क्या है, आंसू ही है, उसी तरीके से। नेक्स्ट हमारा तत्भव शब्द का चयन करना है। प्यास, प्रांगण, उद्वेग, आश्रम। जो आसानी से बोल दिया गया हो वो समझ जाइएगा तत्भव। तत्भव शब्द का चयन करना है। प्यास, प्रांगण, उद्वेग, आश्रम। क्या हो जाएगा, प्यास, सिंपल सा। ठीक है, इसी को बोलने में कठिनाई नहीं हुई। प्यास तत्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, पिपाशा। बोलोगे
मम्मी बहुत तेज पिपासा लगा है, बोलेंगे क्या लगा है, कह दो पिपासा लगा है। खाएंगे, कहेंगे अच्छा हमसे अंग्रेजी, ओहो, कहेंगे बहुत तेज प्यास लगा है मम्मी। ठीक है ना, क्योंकि क्या है प्यास जो है वो तत्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या है, पिपाशा। देखो भैया, किसी के भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, बस आपको समझ में आ जाए तो है ये हमारा उद्देश्य है। बाकी मम्मी मम्मी हम लोग से ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, ठीक है, हम लोग क्या है उनके आगे, कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान नहीं है, बालक नहीं है, सुंदर नहीं है, मनुष्य। यस, सुंदर। ठीक है, सुंदर क्या है? भाववाचक संज्ञा है। देखिए यहाँ पे जवान, बालक क्यों, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, जबकि सुंदर की अगर हम बात करते हैं, सुंदर हमारा क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और संज्ञा के बारे में, संज्ञा शब्द कैसा है, अगर कभी भी बच्चे आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो संज्ञा है वो शब्द कैसा है, तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। ठीक है, संज्ञा में जो विकारी शब्द है वो विकारक तत्व कितने होते हैं, तो 3 विकारक तत्व होते हैं, लिंग, वचन और कारक होते हैं। संज्ञा को कितने आधार पर बांटा गया है, सब कुछ पढ़ाया भी है मैंने, 2 आधार पर। एक में हम व्यक्ति और वस्तु को रखते हैं और दूसरे में हम किसको रखते हैं, धर्म यानी कि जाति को रखते हैं। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर हुआ ना सभी को। और आपको पता है कि जो जातिवाचक संज्ञा होगा उससे क्या होगा कि कोई भी आपको शब्द दे दिया जाएगा और उस शब्द से आपको उसके समस्त जाति का अगर बोध हो रहा है, वो हमारा जातिवाचक संज्ञा आ जाता है। इसमें जैसे आपके पद व्यवसाय आ जाते हैं, पद व्यवसाय के जो नाम हो जाते हैं वो हो जाते हैं। आपका क्या हो जाता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक कोई भी चीज की बारे में बात करें वो इसमें आ जाते हैं। आपका कोई संबंधी की बात करे वो इसमें, कोई वस्तु की बात करे, पशु पक्षी की बात करे, ये जो सारे हो जाते हैं ना, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा में होते हैं। बाकी मैंने संज्ञा का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है बच्चे मेरे। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस प्रकार का संज्ञा? गलत नहीं होना चाहिए, पहले बता दे रहे हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में जो लड़का है वो किस संज्ञा का उदाहरण? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूह? लड़का, जाति का पता चल रहा है ना, जाति आपको लड़का दे दिया जाए, लड़की दे दिया जाए, ठीक है, भाई बहन, चाचा मामा, कुछ भी ऐसा दे दिए, ये सारे किसमें, जाति को बारे में बोध करा रहे हैं ना। भाववाचक की एक ऐसी संज्ञा है जो क्या है, जो औरों से भी मिलकर बनी होती है, लेकिन जब ये औरों से मिलकर बनती है तो इनके अंत में प्रत्यय जरूर लगता है। और समूहवाचक में जान ही रहे हैं कि समुदाय का बोध होता है। और कभी भी अगर पूछा जाए मूल रूप से संज्ञा के भेद तो 3 ही बताइएगा, व्यक्ति, जाति और भाव। ठीक है, बाकी व्याकरण के अनुसार पूछा जाएगा तो 5 बताएंगे। जिन संज्ञाओं में एक जाति के आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं एवं स्थानों के नाम का बोध हो, वो हमारा जातिवाचक। जैसे लड़का आपने कहा, भाई लड़का में कौन से लड़के हैं नहीं पता ना, आपको उसकी एक पूरी जाति का, नदी, अब लेकिन अगर यहीं पे नदी का नाम दे देता तब वो व्यक्तिवाचक में, लेकिन नदी शब्द है तो नदी का मतलब हमें एक हर नदी के उसके बारे में पता रहा ना, उसके पूरे समुदाय के बारे में। पहाड़, अब पहाड़ से हमें उसके पूरे समुदाय के बारे में बोध हो रहा है ना बच्चे। लेकिन अब हिमालय कह दें, केटू गार्डविन कह दें, नीलगिरी कह दें, तब वहां पे हमारा पर्टिकुलर उसके बारे में बोध हो रहा है ना। तो जो नदी के नाम हो जाते हैं, पहाड़ के, वो तो व्यक्तिवाचक, लेकिन नदी, पहाड़, समुद्र, ये सारी चीजें अगर देता है, मतलब जिससे हमें एक नाम से उसकी पूरी जो है जो जाति हो उसका बोध हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई भी स्थान हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, जातिवाचक। डन बच्चे मेरे, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से होता है, व्याकरण से होता है, लिखित भाषा से होता है, उपयुक्त में से किसी से नहीं। भाषा का जो शुद्ध रूप है उसका जो ज्ञान होता है वो किससे होता है? लिपि,
व्याकरण, लिखित भाषा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? यस, जल्दी जल्दी फटाफट। यस, भाषा का जो लिपि से, तो भाई भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान होगा नहीं, लिखित भाषा से भी नहीं होगा। मेन हमारा क्या होता है? व्याकरण होता है। ठीक है, व्याकरण से ही तो हमें शुद्ध ज्ञान मिलता है भाषा के बारे में। यहाँ पे देखिए, भाषा के माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या पढ़कर परस्पर अपना विचार सरलता से, स्पष्टता से एवं निश्चितता तथा पूर्णता के साथ प्रकट करता है। ठीक है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान लिपि एवं लिखित भाषा में नहीं बल्कि व्याकरण से मिलता है। ठीक है, भाषा कहाँ से आई इसका बोध हमें लिपि से होता है। ठीक, लेकिन उसकी जो शुद्धता के बारे में अगर हम बात करें तो उसके लिए किसका जरूरी है? व्याकरण का होना जरूरी होता है। हिंदी किस लिपि से आई है? देवनागरी। सबसे पुरानी लिपि अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? सबसे जो प्राचीन लिपि है या सबसे पुरानी जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? वो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, क्लियर ना पॉइंट्स? चलो आगे देखते हैं। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण, परिमाण, संकेत या फिर व्यक्तिवाचक? उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है। इस वाक्य में जो उस शब्द है वो किसके बारे में बता रहा? गुण, परिमाण, संकेत या फिर व्यक्तिवाचक? यस, अब देखिए, उस जो शब्द है वो इस ग्रंथ के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा? बता रहा है ना। और जब क्या होता है? जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के बारे में बता रहा होता है तो उसे संकेतवाचक या फिर सार्वनौमिक के नाम से जानते हैं। पॉइंट्स क्लियर हुआ? सर्वनाम और सार्वनौमिक में क्या डिफरेंस होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला जो शब्द होता है उसे सर्वनाम, और जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के बारे में बता रहा होता है तो उसे सार्वनौमिक के नाम है। और सार्वनौमिक विशेषण को क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, और अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं तो क्या बताएंगे? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। ठीक है, जो शब्द विशेषण की विशेषता को बताएंगे। देखिए यहाँ पे उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। यहाँ पे जो उस शब्द है वो संकेतवाचक विशेषण है, क्योंकि जो उस शब्द है वो किसके बारे में बता रहा है? ग्रंथ के बारे में बता रहा है। डन बच्चे, बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये आपका पैसेज है, एक पैसेज को पढ़ना है और प्रश्न को करना है। ठीक है, प्रश्न क्या बताएं? पैसेज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसके बाद पैसेज को पढ़िए। जैसे आपका होता है ना कि पहले प्रश्न को एक बार फटाफट देख लीजिए फिर पैसेज को पढ़िए, लेकिन यहाँ पे हम करते चलेंगे और पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चे। ठीक है, क्योंकि पैसेज में ही कभी कभी ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है आपको पैसेज के थ्रू, आपको वो दिखाई दे देता है कि हाँ भाई ये प्रश्न दिया है, और कभी कभी होता है आपसे इनडायरेक्ट प्रश्न। ठीक है, तो इसलिए पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं और देखते हैं, फिर प्रश्न करते हैं। देखिए प्रश्न पहले देख लो, धरती को सभी समस्याओं से मुक्त करवाने के लिए क्या करना चाहिए? देखते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने तरीके से जीवन जीता है, लेकिन जीवन 3 तरह का होता है। पहला परोपकारी जीवन, दूसरा सामान्य जीवन और तीसरा अपकारी जीवन। इन्हें उत्तम, माध्यम, अधम भी कहा जाता है। जो व्यक्ति उत्तम जीवन जीता है उसका जीवन दूसरों की भलाई के लिए होता है। उसके कार्यों से समाज में सुख, ऐश्वर्य एवं प्रगति की बढ़ोतरी होती है। सामान्य जीवन वह होता है जो परंपरा के आधार पर चलता है। कोई बहुत ऊंची समाजोत्थान की भावना नहीं होती है। अपकारी जीवन को राक्षसी जीवन कहा जाता है। इस तरह के जीवन से समाज में सभी तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। यदि हम इस धरती पर समस्याओं को कम करना चाहते हैं तो हमें परोपकारी जीवन जीना चाहिए। सभी के मन में सभी के प्रति प्रेम,
दया, करुणा, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी एवं सद्भावना होनी चाहिए। जब तक हमारे मन से स्वार्थ की भावना नहीं हटेगी, तब तक हम उत्तम जीवन अर्थात परोपकारी जीवन जीने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें स्व के लिए ना जीकर पर हेतु जीना चाहिए। मतलब हमें स्वयं के लिए नहीं जीना चाहिए बल्कि दूसरों के लिए जी। कितना बढ़िया सा पैसेज है ना। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि धरती को सभी समस्याओं से मुक्त कराने के लिए क्या करना चाहिए। हमें परोपकारी जीवन जीना चाहिए, सभी के मन में सभी के प्रति प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सत्य एवं सद्भावना की प्रवृत्ति होना चाहिए, मनुष्यों को पर हेतु जीना चाहिए। दिए गए विकल्प सभी, ये तो आसानी से ही मिल जाएगा पैसेज, क्योंकि बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पैसेज भी है। और अगर हमें सभी समस्याओं से मुक्त कराना है तो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे है ना, यदि हम इस धरती पर समस्याओं को कम करना चाहते हैं तो हमें परोपकारी जीवन जीना चाहिए, सभी के मन से सभी के प्रति प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी एवं सद्भावना होनी चाहिए। जब तक हमारे मन में स्वार्थ की भावना नहीं हटेगी, ठीक है, अर्थात परोपकारी जीवन जीने में हम सफल नहीं हो सकेंगे। हमें पर हेतु जीना चाहिए, यानी कि हमारा पहला भी विकल्प सही है कि हमें परोपकारी जीवन जीना चाहिए। दूसरा भी विकल्प सही है कि सभी के मन में सभी के प्रति प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सत्य और सद्भावना की प्रवृत्ति होनी चाहिए, और जो है मनुष्य को पर हेतु जीना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या है, तीनों विकल्प सही है, तो इसलिए हमारा जो डी वाला ऑप्शन होगा ना, सभी वाला, ये हमारा सही होगा। क्लियर हुआ ना। ये तो बढ़िया सा पैसेज है, लेकिन पैसेज अभी तो हम पढ़ ले रहे हैं, लेकिन आगे से जो है पैसेज हम पढ़ना पड़ेगा आपको कि तभी और पता है बच्चे, पैसेज का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही बढ़िया रहेगा पैसेज। क्योंकि पैसेज जो होता है उसका, कोई भी कहे ना कि हम आपको पैसेज करने का ट्रिक बता दें तो समझिए वो एकदम बेवकूफ़ी वाली बात है। कोई ट्रिक पैसेज का नहीं होता। कोई सच बताए तो ट्रिक जीवन में शॉर्टकट होता ही नहीं है, बिना मेहनत के कुछ। शॉर्टकट कुछ ही टाइम के लिए होता है और हर पे लागू नहीं होता। जब आप एक अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो वो हमेशा सब पे लागू होगा। पैसेज जब आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे फिर ऐसा हो जाएगा कि पैसेज फटाफट, और पैसेज का प्रश्न गलत हो तो बड़ा जो है दुख हो जाता है। चलो अगला बताओ। देखो यहाँ पे वो प्रश्न का, धरती को सभी समस्याओं से मुक्त कराने के लिए निम्न कार्य करना चाहिए। हमें परोपकारी जीवन जीना चाहिए, सभी के मन में सभी के प्रति प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सत्य और सद्भावना की प्रवृत्ति होनी चाहिए, मनुष्य को पर हेतु जीना। अगला नेक्स्ट देखते हैं। उत्तम जीवन की क्या विशेषता। उत्तम जीवन में लोग स्वार्थी होते हैं, केवल अपने लिए जीवन जीते हैं। उत्तम जीवन परोपकारी होता है, ऐसा जीवन जीने वाले समाज में सुख, ऐश्वर्य और प्रगति की बढ़ोतरी करते हैं। उत्तम जीवन में लोग स्व के लिए जीवन जीते, इनमें से कोई नहीं। उत्तम जीवन, यस, यहाँ पे देखो दिया ना, जो व्यक्ति उत्तम जीवन जीता है उसका जीवन दूसरों की भलाई के लिए होता है, उसके कार्यों से समाज में सुख, ऐश्वर्य एवं प्रगति की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। यानी कि हमारा कौन सा, ये बी वाला है। वैसे भी पैसेज पढ़ के ही पता चल रहा है उत्तम जीवन वाले स्वार्थी हो ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं है। स्व के लिए वो जी ही नहीं सकते हैं। जो उत्तम जीवन जीता वो हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं। वैसे भी हमको समझ में आ रहा, पढ़ के ही आंसर उसका मिल जा रहा है। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। उत्तम जीवन परोपकारी होता है, ऐसा जीवन जीने वाले समाज में सुख, ऐश्वर्य और प्रगति की बढ़ोतरी करते हैं, तो ऐसा जीवन जीते हैं। अगला देखते हैं। जीवन कितनी तरह के होते हैं और कैसा। 3 उत्तम, मध्यम और अधम, 3 उत्तम, श्रेष्ठ और अधम, 4 उत्तम, अधम, श्रेष्ठ, मध्यम, 2 उत्तम और मध्यम। यस, देखिए क्या क्या होता है, जीवन यहीं पे ना 3 तरह का होता है, इसको परोपकारी, सामान्य
और अपकारी, जिसको हम लोग उत्तम, मध्यम और अधम भी कहते हैं। यानी कि हमारा क्या होगा, 3 होगा, उत्तम, मध्यम और अधम, यानी कि ए वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला देखते हैं। जीवन 3 तरह का होता है, प्रथम परोपकारी या उत्तम, द्वितीय सामान्य या मध्यम, और तीसरा अपकारी या अधम हो जाए। आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए प्रश्न आपको अरेंज करना है, इसका भी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रहेगा बच्चे। ये सारे प्रश्न आपके ही एग्जाम से रिलेटेड हैं, आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। अब इसको अरेंज करना है, फिर ये लास्ट लाइन किनारे तक पहुंचाती। पहला ऑप्शन है, इस नौका को बचाती हुई थपेड़े और भंवरों से जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्याग में जीवन से किनारे तक पहुंचा। मतलब ये पहली लाइन है, ये उसकी छठी लाइन है। ये जो बीच की लाइन दी है ना बच्चे, उसी को आपको अरेंज करना है। ये आपका विकल्प दिया है कि इसी के हिसाब से वो अरेंज होगा, अब आपको पकड़ना है उस चीज। अरेंज करिए। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। अब इस नौका को आएगा नहीं, यानी कि या अगर किसी विकल्प में वो कट जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपका कट गया, ये देखो बैठ ही नहीं रहा है, ठीक है। फिर आपका वह पतवार है बचाती हुई, ये भी नहीं बैठ रहा है, यानी कि राज इसमें पहला आया, वो कट जाएगा, ठीक है। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है थपेड़ों और भंवरों से, ये भी नहीं बैठ रहा है, बैठ नहीं रहा है ना, ये भी हमारा कट जाएगा, यानी कि ये भी हमारा बचा कौन, ये वाला ऑप्शन। ऐसे ही हो गया, यानी कि क्या है, गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, मतलब पहले वह आएगा जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्याग में जीवन से, फिर हमारा त्याग में जीवन से इस नौका को फिर ला थपेड़ों और भौरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती। मतलब एक पूरा अरेंज हो गया ना, यानी कि यहाँ पे हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो कौन सा, डी वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही हो जाएगा। समझ में आया ना, ये वाला क्लियर हुआ ना। चलो देखो यहाँ पे, गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भौरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है। पूरे एक अच्छे से अरेंज हो गया ना। एक और देखते हैं। राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए, पहली लाइन है, बीच की लाइन दी है और ये लास्ट लाइन है, आपको बीच के अरेंज करना है। योजनाओं के लिए जो संसाधन दिए जाते हैं योजना आयोग के माध्यम से देश के विभिन्न भागों का, उनका उद्देश्य संतुलित विकास करना। राज्यों को विभिन्न योजना, पहले देखो अब यहीं से इसको अरेंज करो। अब इसके आगे अगर ये लाइन देंगे, राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए जो संसाधन दिए जाते हैं, फिर उसके बाद मान लो ये या के बाद देश के विभिन्न, अब ये नहीं बैठ रहा है ना, योजनाओं के लिए जो संसाधन दिए देश के विभिन्न भागों का, यानी कि या के बाद ला वाला ये अरेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए, फिर अगर हम देश के विभिन्न भागों, ये भी नहीं हो रहा है। राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए उनका उद्देश्य, ठीक है, ये भी नहीं अरेंज हो रहा है, वह भी नहीं अरेंज हो रहा है, यानी कि ये भी कौन सा, ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा कि नहीं। राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए, ठीक, फिर हमारा क्या है, रा है, योजना आयोग के माध्यम से। भाई विभिन्न योजना जो दिया जाएगा वो योजना आयोग के माध्यम से ही तो दिया जाएगा, माध्यम से जो संसाधन दिए जाते हैं उनका उद्देश्य जो है देश के, जो संसाधन दिए जाते हैं उनका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों का संतुलित विकास करना, यानी कि हमारा जो डी वाला विकल्प है वो राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे देखिए, राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग के माध्यम से जो संसाधन दिए जाते हैं उनका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों का संतुलित विकास करना है, ठीक है। तो ये अरेंज जो करना होता है ना प्रश्न, इसको भी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चा उतना बढ़िया रहेगा। और जब एक बार मतलब ये ना प्रैक्टिस करत करत अभ्यास ते वाला ना, जड़मत हो जान, ठीक है। तो जब जितना अभ्यास करते जाएंगे ना उतना आपका, फिर एक बार जब वो सेट हो गया ना उसके बाद फिर ये सब ऐसे फटाफट पढ़ेंगे तुरंत। अच्छा ये सवाल खत्म, ठीक है ना। चलो बताओ, मजा आया क्वेश्चन करने में, समझ में आया, कितने प्रश्न सही हुए,
ये आप ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसे बीच बीच में हम प्रश्न भी करवाते रहेंगे मिक्स करके, इससे क्या होगा आपको ये पता चलेगा कि कितनी तैयारी है आपकी, क्या वो भूल तो नहीं रहा है। और बाकी जो हमारे ये होते हैं ना क्वेश्चन लास्ट में, टॉपिक के लास्ट में, वो तो हम बच्चे करवाते रहेंगे। बाकी कहीं पे आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ऐसा हो जो नहीं समझ में आता है, चाहे वो टॉपिक को लेकर हो, चाहे आपके एग्जाम को लेकर हो, वो चीज़ आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँ। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो, समझदार हैं आप सभी लोग, मुझे पता है बहुत मेहनत कर रहे हैं। सपना जो पूरा करना है ना, सपना देखें, उस सपने में जीना है, उसको पूरा करना, उसका अलग ही मज़ा होता है। चलिए फिर ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू बच्चा लोग मेरे, थैंक यू।